जी नमस्कार। हम भारतीय संविधान पे बात कर रहे थे और आज भारतीय संविधान के 44वें लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। 44वें लेक्चर में हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की, अर्थात भारत के महान्यायवादी की। क्या होता है महान्यायवादी, उसके बारे में पूरा ब्रीफ हम समझेंगे। कुछ ही मिनट में, कुछ ही समय में हम उसके बारे में पूरी नॉलेज आपके सामने शेयर कर देंगे। वो क्या क्या चीज़ें हैं कि किस प्रकार से भारत का महान्यायवादी कार्य करता है और किस प्रकार से भारतीय सरकार को मदद करता है, ये तमाम सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अटॉर्नी जनरल के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में बहुत विस्तृत रूप से उनके बारे में उल्लेख किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये महान्यायवादी है, अर्थात इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विधि अधिकारी, आज उसी के सेंस में हम आपसे बात करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं इसके पहले आर्टिकल से लेकर के कि महान्यायवादी वास्तव में है क्या और महान्यायवादी के कार्य क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी ईजी, अटॉर्नी जनरल। देखिए, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है 76। आप इसको पढ़ें, अनुच्छेद 76। अच्छे से इनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। कहा जाता है कि भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वास्तव में आपको इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि हम बहुत एक जीरो लेवल से इसका एक एग्जांपल ले लें। जैसे अगर आपको किसी न्यायालय के संबंध में, या मान लें कि आपका किसी से किसी भी प्रकार का कोई मामला वायदा चल रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने मामले की सुनवाई करने के लिए कोर्ट में जाते हैं। जैसा मामला होता है उस स्तर के कोर्ट में जाते हैं। आप जिला न्यायालय में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो वहां पे आप करते क्या है, अपने मामले की पैरवी करने के लिए आप एक अधिवक्ता यानी वकील को रखते हैं, और वो आपकी पैरवी, क्योंकि उनको कानून के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें कानून के संबंध में काफ़ी जानकारी होती है, तो वो आपके संबंध में जो मामले होते हैं, आपके मामलों को सुन करके उसी के बेहाफ पर आपका प्रतिनिधित्व करके न्यायालय में आपका पक्ष रखते हैं। ये तो रहा एक व्यक्ति विशेष, अर्थात आम आदमी किस प्रकार से अपने मुद्दे को कोर्ट में कह सकते हैं कि प्रदर्शित करेगा, किस प्रकार से अपने मामले को कोर्ट में दर्शाएगा, अर्थात एक अधिवक्ता के माध्यम से हम करते हैं काम। अब अगर रहा सवाल कि भारत सरकार को अगर यही काम करना हो, क्योंकि भारत सरकार के विरुद्ध हजारों मामले प्रतिदिन पड़ते रहते हैं, अलग अलग जो अब तक मतलब हजारों पड़ चुके हैं, लगभग प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से सरकार के ऊपर कहीं न कोई मामले चलते ही रहते हैं। अब सरकार इतने सारे मामले की सुनवाई करने के लिए उसे भी तो किसी विधि विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए सरकार के जो कह सकते हैं कि सरकार को सहायता देने के लिए या सरकार के मामले की सुनवाई कराने के लिए एज अ अधिवक्ता के रूप में कोई काम करता है, उसी व्यक्ति को अगर भारत सरकार का वो करता है तो उसको हम कहते हैं महान्यायवादी। अगर राज्य सरकार का करता है तो उसको हम कहते हैं महाधिवक्ता, यानी एडवोकेट जनरल। तो आज हमारा जो टॉपिक है महान्यायवादी की, तो इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामले या ऐसे कोई भी चीज उसको सलाह देने के साथ साथ उनके मामले की खुद सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में उनके पक्ष में बेहाफ पर सुनवाई कराता है, पहला चीज। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये सारी की सारी बातें आर्टिकल 76 कह रहा है।
76 इस बात को दर्शा रहा है कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व, यानी महान्यायवादी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रतिनिधित्व उस प्रकार से करता है जिस प्रकार से एक आम आदमी का एक वकील उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम 76 के बारे में पढ़ें तो यहां से इसकी योग्यता के बारे में पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी पार करनी होगी। इवन अब किसी भी पद को प्राप्त करते हैं तो कोई ना कोई योग्यता तो होती है ना। उसी प्रकार से इसके भी योग्यता की एक श्रेणी बनी हुई है। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी जो भी योग्यताएं होंगी वही योग्यताएं महान्यायवादी धारण करता है। ये साक्षात ऐसे ही ये बातें लिखी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता धारण करेगा। अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, तो मैं बताता रहा हूं। धीश के समान योग्यता, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता होगी वही योग्यता ये धारण करेगा। और रहा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता की अगर हम बात कर लें तो आपको मैं बता दे रहा हूं एक एक योग्यता के बारे में। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124। आपको याद आ रहा होगा कि जब हम भाग के बारे में पढ़ रहे थे तो भाग के बारे में हमने बताया था कि भाग 1, 2, 3, 4, 5, भाग 5 में जहां संघ की चर्चा की गई है, भाग 5 के कुल 5 अध्याय हैं, जिसके पहले अध्याय में कार्यपालिका की चर्चा, दूसरे अध्याय में संसद की चर्चा, तीसरे अध्याय में राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस की चर्चा और चौथे अध्याय में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का पहला आर्टिकल यानी 124 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी। क्या योग्यता दी गई है, जरा देखिए उसके बारे में। सबसे पहली बात तो ये कहा गया है कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, भारत का अगर वो नागरिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात क्या कहा गया है यहीं पे, दूसरी बात ये कहा गया है कि वो किसी भी उच्च न्यायालय में, राज्य में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं, उन किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक या 10 वर्षों तक लगातार क्या रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, या आप कह सकते हैं कि वो एज अ अधिवक्ता के रूप में भी अगर कार्य किया हो, खासकर ये अगर हो तो बढ़िया है। ये चलो बात है। इसके अलावा अगर हम तीसरी योग्यता की बात करते हैं कि इसके अलावा भी और क्या होता है, तो अगर हम थर्ड में बात कर लें, यही दिख रहा होगा, यही बता रहे हैं, थर्ड की अगर हम बात कर लें तो कम से कम 5 वर्ष तक ये कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कोई बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। और अगर हम एक और बात कर लें, चौथा, राष्ट्रपति के नजर में विधि वेत्ता हो, अर्थात भारत के राष्ट्रपति की नजर में, उनके देखने में आप कानून की एक बहुत बड़े पारंगत हों, आप जानकार हों, ये मायने रखता है। कानून के पारंगत होना यानी कानूनविद होना, कानून के बारे में संबंधित नॉलेज रखना, और अगर ऐसा राष्ट्रपति को आभास होता है तो राष्ट्रपति आपको महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर देगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जब भी आपको महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करेगा तो राष्ट्रपति नहीं, यहां पर एज अ मंत्री परिषद काम कर रहा है, जो कि राष्ट्रपति को यह कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो ये योग्यता अगर हो तो क्या बन सकता है, महान्यायवादी। याद रखिएगा कि यह योग्यता हो, ना कि इस पद को धारण किया हो, योग्यता होनी चाहिए। चलिए नोट कर लें इसको।
हम इसकी बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति की बात करते हैं। देखिए इसकी नियुक्ति करता कौन है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त होता है, अर्थात महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या धारण करता है? पद धारण करता है। यानी जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। अर्थात ये बात आप कह सकते हैं कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहें कि महान्यायवादी का कार्यकाल उल्लेखित नहीं है। वास्तव में ये बात बिल्कुल उल्लेखित नहीं है। आप लोगों ने बहुत पहले एक नाम सुना होगा MC सीतलवाड़ का, जो कि एक विधि अधिकारी थे, जो कि पहले विधि अधिकारी के रूप में चुना भी गया था। मैंने जब संविधान सभा के बारे में आगे बढ़कर के बात किया था आपसे, तो MC सीतलवाड़ के बारे में आप जाने। MC सीतलवाड़ ये भारत के प्रथम महान्यायवादी रहे हैं। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। और पता है ये अपने पद पर कुल 13 वर्षों तक शासन किए थे। तो आप सोच सकते हैं कि 13 वर्ष तक शासन ये किए थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति है नीरज डे तो 11 वर्षों तक शासन किए। तो जरा सोचिए, अगर कार्यकाल ये होता 5 साल 6 साल तो कहा जा सकता था। यहां पर कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। कार्यकाल यानी पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कौन किसकी इच्छा होगी? राष्ट्रपति की। अर्थात यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद को धारण करेंगे, तब तक बने रहेंगे। ये तो बात हो गई इनके कार्यकाल की। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और याद रखिए इनका जो वेतन होगा, वेतन भी कौन निर्धारित करेगा? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनके वेतन के संबंध में निर्धारण करेगा। राष्ट्रपति जो वेतन निर्धारण करेगा वही वेतन ये प्राप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा इनके बारे में। चलिए थोड़ा सा और इनके बारे में हम जानते हैं कि इनका कार्य क्या है। नोट कर लें। हम इनके कार्य के बारे में जानते हैं। कार्य यानी वर्क क्या क्या है जो महान्यायवादी करता है। देखिए वर्क के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि विधि संबंधी जितने भी मामले होते हैं उन मामलों पर भारत सरकार को एज ये परामर्श देते हैं। यानी कानून संबंधी मामलों पर भारत सरकार को परामर्श देते हैं। किसको देते हैं? भारत सरकार को। यानी भारत सरकार को जब भी आवश्यकता पड़ेगी इनसे कानून के संबंध में सीधे परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा ये भारत सरकार को सलाह तो देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को जब भी आवश्यकता पड़ेगा कानून के संबंध में इनसे सीधे पूछेगा और ये राष्ट्रपति को अपना जो भी नॉलेज होगा उसके बेहा पर ये बताएंगे। याद रखिए ये भारत का महान्यायवादी है, विधि कानून का सबसे बड़ा अधिकारी है। अर्थात यह भारत के किसी भी न्यायालय में सीधे सुनवाई कर सकता है। तो किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, सीधे सुनवाई कर सकता है किसी भी न्यायालय में। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या किसी भी राज्य का हाई कोर्ट हो, इसको कोई प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, कर सकता है। चला इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नोट करना आप। देखिए भारत का जो महान्यायवादी होता है उसके संबंध में एक अनुच्छेद है 76 आपने देखा। इसके अलावा इसके कुछ कार्यों और इसके अतिरिक्त चीजों के बारे में 88 में चर्चा की गई है। जैसे कि मैंने 88 लिखा तो आपके दिमाग में आया होगा कि मैं संसद की तरफ बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने भाग में पढ़ाया था। इसके बारे में यह कहा गया है कि यह संसद की जो कार्य है, संसद में ये बैठ सकता है। संसद में आपको पता है कि 2 सदन होते हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। यह दोनों सदनों में बैठ सकता है।
बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है। याद रखने वाली बात है कि संसद की कई सारी संवैधानिक समितियां होती हैं। आपने सुना होगा लोकसभा समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। तो अलग अलग समितियों में भी ये सदस्य बन सकता है, अर्थात संसद की समितियों में शामिल हो सकता है। समिति का ये सदस्य हो सकता है, यानी यह संसद की समिति का सदस्य हो सकता है, संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है और संसद में ये क्या कर सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है। लेकिन संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि विधि निर्माण के लिए वोटिंग होती है, तो मत देने का अधिकार नहीं है। मत का अधिकार नहीं है। कहां पर? संसद में इनको वोट देने का ऐसा किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में आर्टिकल 88 में कहा गया। अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह महान्यायवादी के संबंध में कि महान्यायवादी को कौन सा अधिकार नहीं है, पहला संसद में बैठने का, दूसरा संसद में किसी भी समिति का सदस्य बनने का, तीसरा संसद में मत देने का, चौथा संसद में बोलने के साथ साथ बैठने का। तो आप क्या कहेंगे कि इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सदस्य होता है जो संसद की सदस्यता में बैठता तो है परंतु उसमें वोट नहीं करता। तो कौन नहीं वोट करता? महान्यायवादी वोट नहीं करता, आपको पता होगा। चलिए, आपके क्वेश्चन और हो सकते हैं इसके बारे में कि वर्तमान समय में भारत के कौन महान्यायवादी है। पहले कौन थे? MC सीतलवाड़। वर्तमान समय में कौन है? तो के वेणुगोपाल ये हैं। और आपको इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी ये है कि ये भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। एग्जाम में आजकल क्रम पूछे जाते हैं, तो क्रम से अगर क्वेश्चन आए तो आप बताइए कि 15वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आपको और भी चीजें याद रखनी चाहिए कि जैसे कि के वेणुगोपाल हम आपको बता रहे हैं कब? 2018 में। तो आप याद रखिएगा कि हम 2018 में प्रवेश कर चुके हैं, हम काफी आगे निकल चुके हैं। तो जैसे ही 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, कभी भी राष्ट्रपति इनको पद से हटा करके किसी दूसरे को नियुक्त करेगा। तो ये चीजें बदलती रहेंगी, तो इस पे ध्यान रखिएगा। अक्सर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सॉलिसिटर जनरल के बारे में। देखिए, सॉलिसिटर जनरल के बारे में नाम जो आप सुनते हैं, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। सॉलिसिटर जनरल, देखिए, जिस प्रकार से हर एक विभाग में किसी वरिष्ठ अधिकारी को मदद करने के लिए कई सारे उसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से महान्यायवादी की सहायता करने के लिए कई, मतलब 2, 4, 5, 6 इतनी संख्या में, कितनी भी संख्या हो सकती है, क्या नियुक्त किए जाते हैं? सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। याद रखने वाली बात है कि सॉलिसिटर जनरल संविधान में या इनका उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। कहां पे? तो संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, संविधान में। दूसरी बात, इनके बारे में जानिए कि क्या करते हैं। महान्यायवादी को कार्यों में सहायता करते हैं, यानी इनके कार्यों में इनका क्या काम है? सहायता करना। क्योंकि अकेले व्यक्ति पूरे देश में अलग अलग कानून है, भारत सरकार के विरुद्ध जितने कानून आ रहे हैं सबका स्टडी करना, सब पर पैरवी करना, सुनवाई करना नहीं कर सकता, इसीलिए इनको रखा जाता है सॉलिसिटर जनरल। और यही नहीं, सॉलिसिटर जनरल जो होता है, सॉलिसिटर जनरल की भी सहायता करने के लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि देश तो काफी बड़ा है। तो सॉलिसिटर जनरल की सहायता करने के लिए कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, यानी इसके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है जो इसकी मदद करता है। और इनके बारे में और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन दोनों के बारे में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया। ये भी बड़ा याद रखने वाली चीज है कि महान्यायवादी एक लोक सेवक नहीं होता, अर्थात
लोक सेवक नहीं होने के कारण जो आपका आरटीओ आईआर जो है, खासकर आप कह सकते हैं कि जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इनके बारे में लागू नहीं होता। आप इनके संबंध में सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। अलग से किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की जाकर के सुनवाई करने के लिए अगर कभी काम करें, यानी अगर ये कभी चाहें कि प्राइवेट में मैं अलग अलग जाकर के काम कर सकूं, भारत सरकार के अलग जाकर के न्यायालय की सुनवाई कर सकूं या अपने अधिवक्ता का कार्य कर सकूं, तो याद रखिए भारत सरकार से इनको अनुमति लेना पड़ता है, तभी जाकर के ये काम करते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने देखा महान्यायवादी के बारे में। आर्टिकल कितना था? 76। याद रखिएगा 88 में क्या था कि संसद में बैठते बोलने का अधिकार, और 76 में इसके ये याद रखिएगा। इसके कार्यकाल कितने हैं तो उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा। वेतन कब तक है? राष्ट्रपति जब चाहेगा। आई होप कि आप लोगों ने काफी अच्छे से समझ लिया होगा। इसको प्लीज नोट कर जाइए और आगे 45वें वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।